नमस्कार दोस्तों। जिला दर्शन की इस सीरीज में हमारा अगला पड़ाव है पौड़ी गढ़वाल का। गढ़वाल का नाम सुनते ही आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाता होगा कि हम किस जिले की चर्चा करने जा रहे हैं। गढ़वाल से तात्पर्य आमतौर पर पौड़ी गढ़वाल ही लिया जाता है, क्योंकि यहीं पर है पूरे गढ़वाल का मुख्यालय। जिस तरह से हम कुमाऊं में जब कुमाऊं की बात करते हैं, ज़्यादातर हमारे जहन में अल्मोड़ा का जिक्र आता है। उसी तरह से जब बात होगी गढ़वाल की तो पौड़ी की बात होगी। पौड़ी गढ़वाल के मानचित्र को आप देख सकते हैं, मेरे पीछे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड का चौथा सबसे बड़ा जिला है। इससे बड़े 3 जिले बृहत हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे पहले चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आते हैं। जबकि चौथे नंबर पर अगर कोई जिला आता है तो वो पौड़ी है। हम जब पौड़ी की चर्चा करते हैं तो भौगोलिक क्षेत्रफल हमने इसका आपको बताया। उसके अतिरिक्त पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 7 जिलों को छूता है, इसलिए इसको सतपौड़ी भी कहा जाता है। ये बड़ी मजेदार बात है कि पौड़ी के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वो 7 जिले जिनकी सीमाओं को ये छूता है। देखिए, आप पश्चिम और दक्षिण में आप जाएंगे तो हरिद्वार जिले को इसकी सीमा छूती है, यहाँ हरिद्वार पड़ेगा। आप पूर्व और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो देहरादून जिला यहां पड़ता है। थोड़ा उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर दिशा में टिहरी जिला यहां पड़ता है, टिहरी। तीसरा जिला टिहरी है। चौथा जिला चमोली है। इस तरफ आप देखेंगे चमोली और रुद्रप्रयाग पड़ेंगे। चमोली और रुद्रप्रयाग, ये 5 जिले हो गए। 2 जिले आप मानचित्र में देख पाएंगे तो कुमाऊं से पड़ते हैं, जो पौड़ी की सीमा को छूते हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। एक विस्तृत आकार में पौड़ी गढ़वाल आपको नजर आ रहा होगा। 7 जिलों को छूती हुई सीमा, मैं नाम उनके एक बार फिर बता देता हूं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है सतपौड़ी किसे कहते हैं, उत्तराखंड के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को छूती है, तो वह पौड़ी है। वो जिले हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। ये वो 7 जिले हैं जिनको इसकी सीमा छूती है। पौड़ी गढ़वाल की अगर आप ब्लॉक की बात करेंगे तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ही हैं। पौड़ी में कुल मिलाकर के 15 ब्लॉक हैं। तहसील की संख्या भी अधिक है, पर सवाल पूछा जाए सर्वाधिक ब्लॉक या विकासखंड किस जिले के अंतर्गत हैं, तो पौड़ी जिले के अंतर्गत हैं। आप इसके क्षेत्रफल को देखिए, इस पूरे क्षेत्रफल में आपको 15 विकासखंड में नजर आएंगे। पौड़ी के बारे में अहम फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसका लगभग 90% इलाका लघु हिमालय और शिवालिक रेंज से बना है। लघु हिमालय और शिवालिक, उत्तरी क्षेत्र लघु हिमालय का है, दक्षिणी क्षेत्र शिवालिक का है। हमने चर्चा करी थी कि उत्तर के क्षेत्रों में, क्योंकि इसके उत्तर में बृहद हिमालय है, जो 3 बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उन 3 जिलों में बर्फ जमती है। आधे से ज्यादा रीजन बृहद हिमालय के अंतर्गत है, और जहां बर्फ जमती है वहां पर बड़े बड़े जंगल नहीं होते, क्योंकि बर्फ जमने से बड़े बड़े पेड़ों का जन्म नहीं हो पाता। और जब वो बर्फ हटती है, गर्मी के मौसम में छटती है, तो मखमली घास बर्फ को हटते ही वहां पर पैदा हो जाती है। कई बार वो सुंदर फूलों को भी जन्म देती है, जैसे हमने फूलों की घाटी का जिक्र किया था। यहां चर्चा करेंगे तो यहां पर वो फूलों की, यहां पर इस तरह के ताल बग्याल नहीं निर्मित होते। हाँ, दूधातोली नाम का एक पठार जरूर है, उसी को आप बग्याल के तौर पर ले सकते हैं। मगर पौड़ी गढ़वाल का जिक्र करते समय हमें ज्यादा ताल, झील, झरनों की जानकारी नहीं लेनी है। पर ऐसा यहाँ पर अगर ग्लेशियर नहीं है, नदियां नहीं है, तो क्या है यहाँ पर? जंगल है। यहाँ पर वो बर्फ नहीं है यहाँ पर जो पेड़ों को जन्म ना लेने दे। हिमालयी क्षेत्र में जंगल का अकुल खजाना है, बड़ी बात यह है। लेकिन वो उन जगहों पर है जहां बर्फ ना पड़ती हो, उसके लिए मुफीद जगह है पौड़ी गढ़वाल। देखिए, लघु हिमालय और शिवालिक हिमरेखा से नीचे भी है और एवरेज ऊंचाई पर भी है, इसलिए उत्तराखंड में सर्वाधिक जंगल वो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आते हैं। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से नैनीताल में आते हैं, पर नैनीताल का क्षेत्रफल उतना बड़ा नहीं है जितना कि पौड़ी गढ़वाल का है। इसलिए सवाल अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर पौड़ी गढ़वाल। और सवाल पूछा जाए उत्तराखंड के किस जनपद में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन है, तो उसका उत्तर बदल जाता है, उसका उत्तर होगा नैनीताल। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ताल, झील, झरने, बुग्याल उतने नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्र
लघु हिमालय से निर्मित है, बृहद हिमालय से नहीं है, ग्लेशियर से निर्मित नहीं है। तो ऐसी जगह पर जंगल बहुत ज़्यादा होगा। और जंगल की दृष्टि से ही हम आपको बता रहे हैं कि पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है। ये सवाल आपके लिए भी तैयार किया जा रहा है। अभी हमने चर्चा भी करी थी कि सबसे ज़्यादा विकासखंड भी पौड़ी के अंतर्गत है, सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाले सीमाएं भी पौड़ी गढ़वाल की ही हैं। अगर आप बात करेंगे इसकी विधानसभा की, ज़्यादातर आबादी आपको पता है मैदानी क्षेत्र में रहती है, कोटद्वार के आसपास। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो कुल मिलाकर 6 विधानसभा यहाँ पड़ती हैं। उन 6 विधानसभा को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पूरे रीजन में यमकेश्वर विधानसभा है। ये पूरा रीजन पश्चिम का नीलकंठ महादेव जो आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा क्षेत्र यमकेश्वर विधानसभा का है। ऊपर 2 विधानसभा है, श्रीनगर और पौड़ी। पौड़ी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में कि निम्न में से कौन सी विधानसभा आरक्षित क्षेत्र के लिए है या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो पौड़ी है वो। तो 2 विधानसभा ये देखिए आप, श्रीनगर और पौड़ी। इधर आप देखेंगे तो यमकेश्वर, इधर एक विधानसभा है कोटद्वार। ये पूरा क्षेत्र लैंसडाउन के अंतर्गत आता है। एक विधानसभा है लैंसडाउन, और ये बीच का क्षेत्र चौबट्टा खाल के अंतर्गत आता है। तो 6 विधानसभा है, कोटद्वार, यमकेश्वर, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, श्रीनगर और पौड़ी। कुल 6 विधानसभा यहाँ पर आपको नजर आती हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मंदिरों की, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं, मंदिर, त्योहार, मेलों के लिए। एकमात्र ताल है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, एकमात्र ताल है यहाँ पर, और एक जलप्रपात भी है, झरना। दोनों की चर्चा भी हम इसी में कर लेते हैं। यहाँ पर है दुग्ध ताल, एकमात्र ताल है, तो इसकी महत्व बढ़ जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कि दुग्ध ताल कहाँ पर है। ताल का नाम आते ही आप चमोली, उत्तरकाशी या टिहरी के बारे में सोचते हैं, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि दुग्ध ताल कहाँ पर स्थित है। पौड़ी जिले में है। इस तरह का सवाल बन सकता है। एक पटना जलप्रपात है अलकनंदा नदी पर। इस तरह के नाम जैसे चिनाब झील जोशीमठ में है, पटना, जो एक अलग जगह को भी इंडिकेट करते हैं, ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पटना जलप्रपात अलकनंदा नदी पर है। ये कहाँ पर है आपको बता देते हैं, ये अलकनंदा नदी पर है। ये पौड़ी गढ़वाल के सीमा के अंतर्गत आता है, नोट कर लीजिएगा, पटना जलप्रपात। तो ये भौगोलिक परिस्थिति की जब हमने बात करी, अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। ये क्योंकि काफ़ी पुराना है, 1840 में इसका निर्माण हुआ था, अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। गढ़वाल के नाम से आज से हमने आपको स्पष्ट किया था, गढ़वाल के नाम से आज से पौड़ी ही होता है। गढ़वाल का मुख्यालय भी पौड़ी में ही पड़ता है। ठीक, हम इसकी चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर एक समस्या है, मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो पौड़ी गढ़वाल हो या अल्मोड़ा हो। जनसंख्या यहाँ पर सबसे कम नहीं है, ना जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, पर सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक प्रभाव है पलायन, जिसकी समस्या उत्तराखंड बहुत टाइम से जूझ रहा है। जब से उत्तराखंड बना है वहाँ से हम पलायन को देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड का बनने का उद्देश्य यही था, पहाड़ के लोगों की मूलभूत सुविधाओं को हम पूरा कर सकें, पर वास्तविकता में वो अभी तक धरातल पर नहीं आया है। पौड़ी गढ़वाल का हम पलायन के नाम पर जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है वो पौड़ी गढ़वाल में है। उत्तराखंड के मात्र 2 ऐसे जिले हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, यानी घट रही है। मजेदार बात तो यह है कि एक कुमाऊं, जिसको हम अल्मोड़ा, कुमाऊं का जो प्रमुख केंद्र है, और गढ़वाल का प्रमुख केंद्र पौड़ी, यही वो 2 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। यही वो 2 मात्र ऐसे जिले हैं जहां पर ऋणात्मक है। उनमें भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो घट रही है वो पौड़ी गढ़वाल में घट रही है, -1.41%। उसकी कई वजह हो सकती हैं। देखिए आप, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में ऋणात्मक नहीं है। उसकी वजह उन क्षेत्रों के आसपास मैदानी क्षेत्र नहीं है जहां पर लोग पलायन कर सकें। अगर आप अल्मोड़ा की भी बात करेंगे तो नीचे आप हल्द्वानी हैं, तो ऐसी जगह वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पहाड़ों के ज़्यादा सुविधाजनक स्थान हैं जहां पर कई फैसिलिटी हैं, सुविधाएं हैं। पर्वतीय मूल के क्षेत्रों का वहां पर विस्थापन ये दिखाता है कि इन जिलों में ज़्यादा तेजी से क्यों हो रहा है। मानचित्र में आप देखेंगे यहाँ के लोगों के लिए आसान है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करना। ये क्षेत्र इसी वजह से खाली होते जा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर ऊपर भी अभाव है, मगर वहां से प्लेन का क्षेत्र दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ से लोग जल्दी से जल्द कोटद्वार या उसके नीचे आना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग हरिद्वार या देहरादून की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। शिक्षा के अभाव में
स्वास्थ्य के अभाव में, अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ज़्यादातर लोग इस क्षेत्र को वीरान कर चुके हैं, पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र को। यही स्थिति लगभग अल्मोड़ा की भी है। उन जिलों में जहां पर मैदानी क्षेत्र है पहले से ही मौजूद, जैसे आधा मैदानी क्षेत्र हो या फिर आधा पहाड़ी क्षेत्र हो, उन जिलों में नकारात्मक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसी जिले के अंतर्गत आने वाले मैदानी क्षेत्र में लोग प्रवेश कर जाते हैं। जैसे देहरादून, सारी आबादी देहरादून में ही बस गई है, ऊपर आबादी मात्र नाम मात्र की रह गई है। मात्र देहरादून शहर में इतनी आबादी है कि लगभग 5.5 लाख आबादी देहरादून शहर की है और पूरे जिले की आबादी 16 लाख। सोचिए आप कि 3000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पूरे जिले का और 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ही 5 लाख लोग हैं, यानी कि 30% आबादी वहीं पर रहने लगी है। स्थिति इस तरह की भयंकर स्थिति हो चुकी है पलायन की उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। यही स्थिति पौड़ी की भी है। पौड़ी के ज़्यादातर लोग हरिद्वार, देहरादून या उत्तर प्रदेश की सीमा पर नजीबाबाद इस तरफ रहने लगे हैं। एक सवाल यहाँ से ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ इसकी एक लंबी सीमा है। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनती है इसकी। नजीबाबाद, धामपुर, शेरकोट, ये सारे इलाके उत्तर प्रदेश के ठीक इसकी सीमा पर हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ अपना घर बना लिया। आर्मी में ज़्यादातर लोग यहाँ के जॉब करते हैं, नौकरियाँ करते हैं। उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो वो मैदानी क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। हमने चर्चा करी कि उत्तर में वहाँ पर पर्यटन का एक अलग महत्व है। रुद्रप्रयाग, चमोली जिले के लोग उतना आसानी से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। इनका तो व्यापार ही मैदानी क्षेत्रों से चलता है, तो यहाँ आसानी हो जाती है पलायन की। इस पर सरकार को गहन मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा कि गढ़वाल का केंद्र ही सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या से जूझ रहा है। और आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है ये सवाल भी। क्या सवाल? सबसे ज़्यादा जनसंख्या ऋणात्मकता दर किस जिले की है? तो पौड़ी गढ़वाल की, और उसके बाद अल्मोड़ा की। हमने दोनों का जिक्र कर लिया। कुमाऊं के जब हम जिले की बात करेंगे तो अल्मोड़ा का जिक्र भी किया जाएगा। फिलहाल जब हम गढ़वाल की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें पौड़ी सबसे महत्वपूर्ण जिला हो जाता है। यहाँ पर जिला मुख्यालय भी है। अच्छा, गढ़वाल की हम बात करें तो गढ़वाल विश्वविद्यालय, देखिए गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में, और 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। ये श्रीनगर में अनेक अन्य मंदिर भी हैं जिनकी चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में हुई। गढ़वाल की ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बताया, प्रशासनिक इकाइयाँ इस क्षेत्र के आसपास ही हैं। मुख्यालय पौड़ी में है, कुमाऊं विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। कुमाऊं रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना अंग्रेजों ने लैंसडाउन में की थी। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है, तो लैंसडाउन में है। लैंसडाउन का नाम पहले क्या था? कालो डांडा। डांडा का मतलब क्या होता है गढ़वाल के क्षेत्रों में? डांडा का मतलब होता है उन्नत किस्म की चोटी, चोटी पर बसे हुए उन्नत किस्म की। कालो डांडा का मतलब था, यहाँ पर कालेश्वर महादेव का मंदिर भी है। लैंसडाउन की चर्चा हम अभी करेंगे, क्षेत्रों की चर्चा भी हम करेंगे। फिलहाल भौगोलिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में ज्यादातर क्षेत्रों के नाम के पीछे खाल लगा हुआ है। खाल का मतलब कुमाऊं में होता है ऊंची चोटी पर स्थित प्लेन मैदान। गढ़वाल में शायद इसका यही मतलब होता है। मेरे ख्याल से इसका मतलब बदल जाता होगा, पर मैं कुमाऊं रीजन से हूँ, मैं खाल का जितना मतलब समझता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ऊंची चोटी पर अगर कोई मैदानी क्षेत्र निर्मित होता है तो हम उसको खाल बोलते हैं। वही स्थिति यहाँ पौड़ी गढ़वाल में ज़्यादातर स्थानों के पीछे खाल लगा हुआ है। आप देखेंगे ज़्यादातर बीरो खाल हो, जयहरी खाल हो, बहुत सारी जगह पर खाल यहाँ पर आपको नजर आएगा। चर्चा करते हैं यहाँ के नदियों की। प्रशासनिक इकाई की हमने चर्चा करी, जितनी हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी थी वो दी। अब बात करते हैं नदी की। गढ़वाल नदी में सबसे प्रमुख नदी है रामगंगा नदी, जो आती है आपकी दूधातोली रेंज से। उसकी चर्चा हमने इससे पूर्व में की है, जो वीडियोस नदियों के बनाए थे, रामगंगा का खूब जिक्र किया। इस नदी के तट पर आप देखेंगे कालागढ़ डैम है। देखिए ये मरचूला से प्रवेश करती है पौड़ी गढ़वाल के अंदर, और यहाँ पर किनारे पर इसके कालागढ़ पड़ेगा, पश्चिमी रामगंगा। उसके अतिरिक्त यहाँ सबसे प्रसिद्ध नदी, जो उत्तराखंड की भी सबसे प्रसिद्ध नदियों में गिनी जाती है, अलकनंदा नदी का प्रभाव भी यहीं होता है। अलकनंदा नदी हमने आपको बताया था रुद्रप्रयाग से जब नीचे की ओर प्रवेश करती है, देवप्रयाग ठीक इसके बॉर्डर पर ही स्थित है, जहां पर भागीरथी का संगम होता है अलकनंदा से। लेकिन देवप्रयाग टिहरी जिले में पड़ता है। आप यहां से देखिएगा, ये अलकनंदा है। ये सीमा निर्धारित करती है टिहरी और पौड़ी गढ़वाल की। फिर से आप नोट कर लीजिएगा,
पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के बीच सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? अलकनंदा नदी करती है। अलकनंदा नदी के तट पर आप देखेंगे तो श्रीनगर बसा है। श्रीनगर की चर्चा फिर से करी जाएगी अगली वीडियो में। फिलहाल आप नदी पढ़ रहे हैं तो शहर की स्थिति देखिए आप कि ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। ये एक सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी। यहाँ देवप्रयाग है, मगर देवप्रयाग वास्तविक रूप में टिहरी के अंतर्गत आता है, पर नदी सीमा बना रही है। आप ध्यान से सुनिए। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो स्वर्गाश्रम है, यहाँ पर इसकी भी चर्चा की जाएगी। अलकनंदा नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, बड़ी प्रसिद्ध परियोजनाएं हैं। 3 परियोजनाएं, माफ करिएगा 3 परियोजनाएं। पहली परियोजना यहां श्रीनगर के नजदीक पड़ेगी, उत्सायु परियोजना। 240 मेगावाट तक बिजली उत्पादन का टारगेट है इसका। उत्सायु परियोजना, मैं लिख देता हूं उत्सायु परियोजना। यह परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है भाई। उत्सायु परियोजना किस नदी के तट पर है? अलकनंदा। किस जिले में है? तो पौड़ी गढ़वाल में है। आगे आप बढ़ते हैं तो अलकनंदा परियोजना, खैर ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम से ही परियोजना है तो आसान है, मगर किस जिले में है ये जरूरी है। पौड़ी में है। चीका परियोजना, यहां पर आप देखेंगे चीला परियोजना, चीला परियोजना, ये जब ऋषिकेश में नदी प्रवेश करती है उससे पहले है चीला परियोजना। ये भी पौड़ी गढ़वाल में है। किस नदी के संगम पर, तट पर है? तो अलकनंदा। तो ये प्रमुख था अलकनंदा का। 2 नदियां आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी जो दूधातोली रेंज से निकलती हैं। दूधातोली रेंज से ही पश्चिमी रामगंगा भी निकलती है। हमने जिक्र किया था पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, इनको नारद गंगा भी बोलते हैं। कई जगह पर ये नार गंगा, नारद गंगा के नाम से भी जानी जाती हैं। तो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ये दोनों नदियां दूधातोली रेंज से निकलती हैं। दूधातोली एक पठारी क्षेत्र है जो 3 जिलों में है। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। ऐसी चीजों को आप जरूर नोट करते जाइए। अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल, ये पूरा पट्टी है। थलीसैंण यहाँ पर एक जगह पड़ती है, थलीसैंण। ये एक्चुअल में रेंज थलीसैंण से गैरसैंण तक दूधातोली का क्षेत्र माना जाता है। इस जगह पर आप देखेंगे नदियों को तो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार 2 नदियां निकलती हैं। यहां पर 2 परियोजनाएं हैं। पश्चिमी नयार पर दुजाऊ और दुनाव 2 परियोजनाएं इन पश्चिमी और पूर्वी नयार परियोजना पर नदी पर बनी है, दुजाऊ और दुनाव। ये दोनों नदियां आगे जाकर सतपुली के पास मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। उसके बाद ये नादगंगा कहलाती है, एक नयार बन जाती है। दूधातोली रेंज से दोनों निकलती हैं, सतपुली में जाकर ये मिल जाती हैं आपस में, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, और उसके बाद ये नयार कहलाती है या नादगंगा। दंगलेश्वर महादेव मंदिर इसी के किनारे पर है। मंदिरों की चर्चा फिर आगे की जाएगी। आगे जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है, फूलचट्टी नाम की जगह पर। देवप्रयाग के बाद ये नदी गंगा बन जाती है। उससे पूर्वी अलकनंदा कहलाती है। जहां देवप्रयाग का संगम हो जाता है तो ये चीला परियोजना गंगा नदी पर है। थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि हमने अलकनंदा का जिक्र किया था तो अलकनंदा आ गया होगा, लेकिन ये देवप्रयाग के बाद गंगा नदी बन जाती है। तो चीला परियोजना जो है वो गंगा नदी पर है। ठीक है, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। अब हम जब चर्चा कर रहे हैं फूलचट्टी की, तो फूलचट्टी नदी पर संगम होता है किसका? गंगा नदी का संगम होता है नयार नदी के साथ, नाद गंगा के साथ, नारद गंगा के साथ, फूलचट्टी नाम की जगह पर। ठीक, अब 2 नदियां और आपको नजर आ रही होंगी। एक खो नदी है जो ये लंगूरगाड़ और सिमलगाड़ के बीच से निकलती हैं। 2 धाराएं, एक लंगूरगाड़ की धारा, एक सिमलगाड़ की धारा, दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो खो नदी बन जाती है। जो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं हरिद्वार से, उनको रास्ते में पड़ती है, पार करनी होती है, बड़ी टफ इसको पार करना होता है। खो नदी की हम बात कर रहे थे। खो नदी के तट पर ही कोटद्वार पड़ता है और कोटद्वार में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध बलि मंदिर, हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है, वो खो नदी के तट पर ही है। ठीक, एक और नदी है मालिनी नदी जो ये यमकेश्वर के क्षेत्र से निकलती है, यही इसका उद्गम स्रोत है। और उसके बाद इसके तट पर आप देखेंगे कण्वाश्रम है। इसके चक्र भी हम अगले अध्याय में करेंगे। मालिनी नदी यहीं से निकलती है और कोटद्वार के पश्चिमी क्षेत्र से आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उसके अतिरिक्त भी इनके सहायक छोटी छोटी नदियां हैं यहाँ पर। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हम नहीं बता सकते। अभी तक का इतिहास परीक्षाओं का हमने गौर किया है, हमने कई प्रश्न पत्रों को देखा है, उनसे संबंधित नदियां, परीक्षा में जो भी जानकारी हमें पूछी गई है उनको हमने इसमें लेने की कोशिश करी है। क्योंकि हम हर जिले पर 2 वीडियोस बनाते हैं, इस जिले पर भी अन्य एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम यहाँ के धार्मिक पर्यटक स्थलों की भी चर्चा करेंगे।
फिलहाल ये नदियों के बारे में हमने आपको बताया, जो झरने थे, जो ताल थे, वो जहाँ पर ज़्यादा नहीं है उनकी भी चर्चा करी, जंगलों की हमने चर्चा की, यहाँ की जनसंख्या की चर्चा करी हमने। ऐतिहासिक जानकारियों के लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें इतिहास लिखा होता है इनका अलग अलग जगह का। भूगोल में उनकी आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित तौर पर बताया जाता है, लेकिन एक सीमित दायरे में। तो ये पौड़ी गढ़वाल का हमारी पहली वीडियो थी। इसके अहम फैक्ट आपने नोट भी किए होंगे कॉपी और पेन लेकर के। इससे आपको कितना लाभ होगा ये आप नहीं समझ सकते। परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और मानचित्र के माध्यम से पढ़ाने का उद्देश्य मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इससे पूर्व की वीडियो में भी, कि आपको मानचित्र दिमाग में छप जाए। क्योंकि अगली वीडियो में हम इनके अंदर के नीले कलर में जो जगह है उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल ये भौगोलिक स्वरूप आपको पौड़ी का कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।